अबाकस नाम की कंपनी है, वो लोगों को ही नहीं ठग रही है, उसने सरकार को भी मूर्ख बनाने का काम शुरू कर दिया है। एमएलएम के माध्यम से, बाइनरी स्कीम के माध्यम से काम कर रहे हैं। आज तो गूगल का ज़माना है, आपको लिखना नहीं आता, आप गूगल पे अपने स्पीकर से माइक्रोफोन पे बोल के पंजाबी, हिंदी, किसी भाषा में भी बोलिए, वो आपको जवाब दे देती है कि अगर भारत में डाटा सेंटर लगाना है तो कम से कम 30 से 40 परमिशनों की ज़रूरत होती है। और सरकार के नेता लोग हैं, उनके साथ ये फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अब उन नेताओं को थोड़ी पता है कि ये चिट फंड कंपनी है, ये मनी सर्कुलेशन का काम कर रही है। मजे की बात बताऊं प्रहलाद जी, ये लोगों को हर महीने जो रेंट पे कर रहे हैं, इनको कहीं से रेंट आ ही नहीं रहा। अगले 20 महीने तक ये आपके पैसे से ही पैसे आपको वापस करते रहते हैं 5%। 10 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 1000 करोड़, 1000 करोड़ से 2000 करोड़। तो जब बहुत मास का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, तब ये लोग जो हैं देश छोड़ के भाग जाते हैं। सहारा श्री को अंदर डाला, ब्लू पर्ल ग्रुप को अंदर डाला, गोल्डन फॉरेस्ट के जो लोग थे अंदर ही मर गए, हर्षद मेहता, ये भी अंदर जाएंगे। जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहा है, उसकी कैपेसिटी तो होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। ना इनके पास एनबीएफसी का लाइसेंस है, ना इनके पास सेबी की परमिशन है, ना ये इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर प्राइवेट प्लेसमेंट की भी बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 बंदों से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। ना तो सरकार के सके और ना ही जनता के सके। देश भर में चिट फंड, पॉन्जी स्कीम्स और एमएलएम के जरिए लोगों को ठगने का सिलसिला बादस्तूर जारी है। और अब अगर पंजाब की बात करें तो अबाकस नाम की एक कंपनी द्वारा किस तरह से लोगों को ठगा जा रहा है, और ना सिर्फ लोगों को बल्कि डाटा सेंटर के नाम पर करोड़ों रुपए का सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बात करेंगे। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं दुर्गेश गाजरी जी, सीनियर जर्नलिस्ट। पहले तो गाजरी साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रहलाद जी। गाजरी साहब, अबाकस कंपनी किस तरह लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके गाढ़े खून पसीने की कमाई जो है उसको ठग रही है? देखिए प्रहलाद जी, जो अबाकस नाम की कंपनी है, वो लोगों को ही नहीं ठग रही है, उसने सरकार को भी मूर्ख बनाने का काम शुरू कर दिया है। मैं हाल ही में बात बताऊं अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के सरकार ने उन पर विश्वास किया। मुख्यमंत्री उनके साथ तस्वीर खिंचाते हैं, वहाँ के आईएएस आला अधिकारी मंच से अनाउंस करते हैं कि मिस्टर संधू जो हैं सागर डिस्ट्रिक्ट में डाटा सेंटर लगाएंगे। मिस्टर संधू कौन? मिस्टर संधू जो नवजोत संधू हैं, अबाकस कंपनी के वन ऑफ डायरेक्टर हैं, तो उनका नाम जो है मंच से अनाउंस किया जाता है। तो सरकार ने इन पर विश्वास किया, ये सबसे बड़ी गलती की। सरकार ने इनके क्रेडेंशियल चेक नहीं किए कि इनके पास पैसा है भी या नहीं भी। 2023 31 मार्च तक, 2023 तक तो इनकी बैलेंस शीट में हर चीज़, परचेज, सेल, सब कुछ जीरो है। अगर मैं आगे की बात करूं तो थोड़ा बहुत जो इन्होंने अपना ऑपरेशन दिखाया, जब से हमने खबर दिखानी शुरू की, तब से इन्होंने कुछ ना कुछ अपने जो डाटाज हैं वो दिखाने शुरू किए, पर अब भी वो अप्रोप्रिएट नहीं है प्रहलाद जी, कि जिससे 1700 करोड़ रुपए का एक डाटा सेंटर किसी स्टेट में लगाने की बात की जाए। सरकार विश्वास करती है, जनता विश्वास करती है, पर ऐसे लोग ना तो सरकार के सगे और ना ही जनता के सके। 1700 करोड़ रुपए का डाटा सेंटर अगर स्थापित करना होता है तो उसके लिए पहले तो फॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं, सरकारी परमिशनें भी लेनी पड़ती हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। देखिए प्रहलाद जी, आज तो गूगल का ज़माना है, आपको लिखना नहीं आता, आप गूगल पे अपने स्पीकर से माइक्रोफोन पे बोल के पंजाबी, हिंदी, किसी भाषा में भी बोलिए, वो आपको जवाब दे देती है कि अगर भारत में डाटा सेंटर लगाना है तो कम से कम 30 से 40 परमिशनों की ज़रूरत होती है। 30 से 40 परमिशन एक डाटा सेंटर लगाने को। अब मैंने एक मोटर बाइक ही ड्राइव करनी है ना प्रहलाद,
तब भी मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है। उस पर भी मेरे को 2 टेस्ट होते हैं। पहले मेरे को लर्निंग लाइसेंस मिलता है, फिर उसके बाद मेरे को लाइट लाइसेंस मिलता है। उसके भी टेस्ट लिया जाता है कि ये बंदा गाड़ी चलाने के लायक है या नहीं है। अब ये डाटा सेंटर की बात कर रहे हैं, तो डाटा सेंटर लगाना है तो सरकार का गोपनीय डाटा भी उसमें जाकर स्टोर हो सकता है, बैंकों का डाटा जाकर भी उसमें स्टोर हो सकता है, क्योंकि क्लाउड है, वर्चुअल स्पेस है जिसमें डाटा जाकर स्टोर होना है। तो ऐसा अगर कोई काम करना है तो सरकार फूल प्रूफ होकर ही काम करवाएगी ना, ऐसे लोगों को काम देगी जो पहले से ही सुदृढ़ हैं। अब ये लोग तो डाटा सेंटर के नाम पे किसी से 25,000, किसी से 30,000, 1 टीबी, 2 टीबी, 10 टीबी, 20 टीबी, 40 टीबी, ऐसे लोगों को अपने प्लान बेच रहे हैं, MLM के ज़रिए धन एकत्रित कर रहे हैं। फिर लोगों का विश्वास जीतने के लिए बड़े बड़े नेताओं के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ उनको बुलाकर उनके नाम पर ये दिखाते हैं, जी ये देखो ये लोगों के साथ हमारी बातचीत चल रही है, हम डाटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो सरकार हमारे साथ है और सरकार के नेता लोग हैं, उनके साथ ये फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अब उन नेताओं को थोड़ी पता है कि ये चिट फंड कंपनी है, ये मनी सर्कुलेशन का काम कर रही है। जब इस मनी सर्कुलेशन करने वाली कंपनी का नेक्सस बस्ट होगा, तब वो उन नेताओं के भी जो दामन है ना, वो दागदार होके रहेंगे, क्योंकि उन लोगों की वजह से लोग जो हैं इन पर विश्वास कर रहे हैं। गाजरी साहब, इनकी काम करने की प्रक्रिया कैसी रहती है? किस तरह लोगों के पास अप्रोच करते हैं ये? किस तरह लोगों को अपने शिकंजे में, अपने जाल में फंसाते हैं? किस तरह चलता है इनके कामकाज करने का तरीका? देखिए प्रहलाद जी, एक लालच जो होता है ना, वो इंसान को मजबूर कर देता है इन्वेस्ट करने को, कोई गलत काम करने का। अब इनके काम करने का तरीका ये है कि ये MLM के माध्यम से, बाइनरी स्कीम के माध्यम से काम कर रहे हैं। आप दुनिया के जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के डाटा सेंटर हैं, कोई भी कंपनी ऐसे काम नहीं करती है जैसे ये काम कर रहे हैं। कोई बंदा आता है, जिस बंदे को ना तो डाटा सेंटर से कुछ लेना देना है, ना उसको डाटा सेंटर मालूम तक है, ना उसको इंग्लिश का जानकारी है, ना उसको इंग्लिश की जानकारी है, उस बंदे को डाटा सेंटर बेचा जा रहा है। प्रहलाद जी, आप वही चीज़ मार्केट में खरीदने जाओगे ना जो आपका मन करता है। कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है, वो क्यों खरीदोगे? वो सिर्फ इसलिए खरीदोगे जब आपको पता होगा कि ये मैं चीज़ खरीद नहीं रहा, मैं इसमें सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को ये कहा गया है कि मैं बैठा हूँ, मेरा कोई दोस्त मेरे को आकर भुना रहा है कि आपको 5% महीना रिटर्न आएगी रेंट के रूप में। जब मेरे को लगता है कि बैंक तो 7.5% साल का बड़ी मुश्किल से दे रहा है और मेरे को ये 60% साल का दे रहे हैं, 60%, तो हर बंदा लालच में आ जाता है। तो ये इनके काम करने का तरीका है, लालच देते हैं और साथ में जो बंदा अपने नीचे बंदा लेके आता है उसको मोटी कमीशन देते हैं और 11-12 लेवल तक हर बंदे को ये उसका पार्टली कमीशन देते हैं, जो इनके ब्रोशर्स में दिखाया गया। आप इनकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, जो इनके ब्रोशर हैं उससे चेक कर सकते हैं कि कितने लेवल पर कितना पैसा, कितनी मोटी कमीशन ये लोगों को बांटते हैं। मोटे लालच की वजह से, पैसे जल्दी दुगने करने की वजह से, जल्द अमीर होने की वजह से लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। प्रहलाद जी, आज तो सर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेके आए हैं, ये क्या एग्रीमेंट है, क्या है ये? जी प्रहलाद जी, क्योंकि जनता जो होती है ना, अब बैंक में हम कोई लोन लेने जाते हैं या बजाज फाइनेंस से कोई मोबाइल भी फाइनेंस कराते हैं ना, हम कुछ नहीं देखते, बस टिक 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 हम एग्रीमेंट पे साइन करते जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट बैंक हमारे साथ करता है उसमें हम साइन करते रह जाते हैं, उसमें हमें कुछ देखना नहीं है, हम सिर्फ बैंकों पे विश्वास करते हैं और जो बैंक है वो कुछ गलत भी नहीं करते हैं। परंतु ये जो कंपनी है, ये कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। सबसे पहले मैं आपको इसका एक पढ़ के सुनाता हूँ। अब ये पहले कहते हैं कि हमने आपको माल बेच दिया जी,
मैं एक बार आपसे थोड़ा सा एक बार ये दिखा देना हाँ। हमारी ऑडियंस को ये एग्रीमेंट का फॉर्मेट है प्रहलाद जी, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। बीपी ब्रॉडबैंड, ये इसमें हाँ, अबाकस कंपनी नहीं है, कंपनी बीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड है। अबाकस इन्होंने एक नाम रखा हुआ है क्लाउड का, सर्वर का, ठीक है। तो कंपनी का नाम बीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड है। नवजोत संधू इसके एमडी हैं। और ये जो एग्रीमेंट करते हैं ना, जो आप पैसा लगाते हैं, जो इनके इन्वेस्टर इनमें पैसा लगाते हैं, तो उसमें एग्रीमेंट करते हैं एसेट सेल एग्रीमेंट, बीच में ब्रैकेट में लिखा है मेंटेनेंस एंड मार्केटिंग। तो देखिए, आपने माल खरीद लिया, उसकी ये मेंटेनेंस और मार्केटिंग करेंगे, उसका आपको पैसा देंगे, उसका आपसे पैसा लेंगे मेंटेनेंस करने का। और जो असल में धरातल पर चीज़ उपलब्ध ही नहीं है, क्योंकि इनका कहीं कोई डाटा सेंटर नहीं है। और एक बात, मजे की बात बताऊं प्रहलाद जी, ये लोगों को हर महीने जो रेंट पे कर रहे हैं, इनको कहीं से रेंट आ ही नहीं रहा, इनको कहीं से रेंट नहीं आ रहा। ये सिर्फ ऐसा है कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए का अगर मैं 5% की बात करूं तो 5,000 रुपये महीना बनता है। तो अगले 20 महीने तक ये आपके पैसे से ही पैसे आपको वापस करते रहते हैं 5%। यानी कि पहले 20 महीने ये आपके पैसे ही आपको वापस करेंगे। मान लीजिए एक सर्कल बनता है, पहले साल मान लीजिए 10 करोड़ का फंड इकट्ठा हुआ, अब 10 करोड़ का फंड डिस्ट्रीब्यूट करने में 20 महीने का वक्त लगेगा। अब जब लगातार हर महीने पैसा आपके खाते में आएगा, तो आप अपने यारों दोस्तों को सबको कहेंगे, यार मेरे को पैसा आ रहा है, क्यों ना मैं अपने 4 दोस्तों का पैसा लगाऊं जिससे मेरे को कमीशन मिले। अब वो 10 करोड़ का जो कॉर्पस अगले साल 10 करोड़ का बन जाता है, होली होली बढ़ता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। 10 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 1000 करोड़, 1000 करोड़ से 2000 करोड़। तो जब बहुत मास का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, तब ये लोग जो हैं देश छोड़ के भाग जाते हैं। इनको पता है कि अब हम लोगों के पैसे देने के काबिल नहीं बचे, क्योंकि कहीं से इन्वेस्टमेंट की रिटर्न तो आ ही नहीं रही। अब कहीं से रिटर्न आएगी, 60% साल की रिटर्न कहाँ से आएगी? और इतनी रिटर्न देने के लिए जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, आरबीआई है, वो परमिशन ही नहीं देता। ना इनके पास एनबीएफसी का लाइसेंस है, ना इनके पास सेबी की परमिशन है, ना ये इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर प्राइवेट प्लेसमेंट की भी बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 बंदों से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। बस बात कर रहे हैं, जैसे हम आपने पूछा था एग्रीमेंट के बारे में, मैं आपसे वही मैं बताता हूँ। ये एग्रीमेंट की देखिए बात जो है, एग्रीमेंट बता रहे हैं कि चंडीगढ़ की धरती पर ये एग्रीमेंट जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, चंडीगढ़ की धरती पे। और मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता दूं कि कंपनी जो होती है आर्टिफिशियल पर्सन होती है। जो इसके चलाने वाले डायरेक्टर्स हैं, नुमाइंदे हैं, उनके बिहाफ पर ही कंपनी कार्य करती है। और उसके कार्य करने का एक तरीका है, जो भी काम करना है उसके लिए एक रेजोल्यूशन डाला जाता है। मता पंजाबी में बात करूँ तो मता कहते हैं, इंग्लिश में रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो रेजोल्यूशन डाला जाता है, उस रेजोल्यूशन में लिखा जाता है कि ये काम हम कर रहे हैं, इस काम करने के लिए इस बंदे को अधिकारित किया जाता है। बाकायदा उसका एक नंबर डलता है, रेजोल्यूशन नंबर होता है। अब इसमें देखिए कितनी मज़े की बात है, बीपी ब्रॉडबैंड लिखती है कि हमने मिस्टर कोई रोहित वाधवान हैं, उनको 5 अप्रैल 2023 को एक रेजोल्यूशन डाल दिया जिसमें उनको ऑथोराइज कर दिया। ये रोहित कौन आ गया? ये रोहित पता नहीं कौन है, इनका एम्प्लॉई है, इनका कोई एमएलएम का वर्कर है, कौन है आई डोंट नो, पर इसमें लिखा है, पर उसमें रेजोल्यूशन नंबर नहीं डाला है। अब इसमें कोई रेजोल्यूशन नंबर नहीं है। तो मिस्टर रोहित हैं, बीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड ऑथोराइज सिग्नेटरी रोहित जी साइन कर रहे हैं, और एक फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है, एक सिंपल फॉर्मेट, और उसी फॉर्मेट पे ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। और एग्रीमेंट जो होता है
कम अवधि के लिए होता है प्रहलाद जी, कम अवधि के लिए। अब जो ये 10 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो 10 साल की इनको जो रेंट डीड लिखनी चाहिए, लीज डीड लिखनी चाहिए, रेंट डीड लिखनी चाहिए, जो भी डीड इन्होंने लिखनी है वो 10 साल की इनको डीड लिखनी चाहिए। और उस डीड लिखने के लिए जिस राज्य में भी, जिस यूनियन टेरिटरी में भी ये एग्रीमेंट करेंगे तो उसकी एक प्रॉपर फीस होती है रजिस्टर करने की। इसका मतलब इसकी भी फीस होगी जी। तो आप पंजाब में चले जाइए, चंडीगढ़ में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, जहाँ भी एग्रीमेंट अगर रजिस्टर करवाएंगे, डीड रजिस्टर कराएंगे, तो उस स्टेट या यूटी की गवर्नमेंट को एक फ़ीस अदा करनी होती है। जो बीपी ब्रॉडबैंड है वो उस फीस की भी चोरी कर रहा है। अगर मैं पंजाब की बात करूं, मोहाली का कार्यालय है, और चंडीगढ़ की बात करूं तो जो इनका 1505 40 सेक्टर में ये घर दिखा रहे हैं, जिसमें इन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर की हुई दिखा रहे हैं, तो वहाँ इन्होंने फ़ीस अदा करनी है और जिसकी चोरी हो रही है, जिसकी चोरी हो रही है। और एक मज़े की बात और है प्रहलाद जी, तो ये जो एग्रीमेंट, जो मेरे पास इनके बहुत से एग्रीमेंट पड़े हैं, इस एग्रीमेंट की कुछ असेंशियल जो ज़रूरतें, मैं कहूँ हिंदी में बात करूँ, कुछ ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं जिससे एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले तो इन्फोर्सेबल लॉ होना चाहिए और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहा है उसकी कैपेसिटी तो होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। अब मिस्टर रोहित हैं, इनका कोई मता नंबर नहीं डला हुआ, कोई स्पेस मेंशन नहीं है कि कौन सी स्पेस का, लुधियाना का, अम्बाला का, जलंधर का, पठानकोट का, नोएडा का, कहाँ का एग्रीमेंट कर रहे हैं भाई? एग्रीमेंट कर रहे हैं जी क्लाउड स्पेस का। मतलब ये लोगों को तो मूर्ख बना ही रहे हैं, सरकार को भी मूर्ख बना रहे हैं। बिल्कुल जी। सरकार तक बात पहुँचते पहुँचते समय लगता है। अपनी सरकार धीरे धीरे काम करती है, पर जब काम करती है तो क्रेन के माफिक काम करती है। जैसे सिरसे वाले बाबा को उठाकर अंदर डाला, ठीक है ना, दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा काम हुआ। बड़ी बड़ी सहारा श्री को अंदर डाला, भंगू पर्ल ग्रुप को अंदर डाला, गोल्डन फॉरेस्ट के जो लोग थे अंदर ही मर गए, हर्षद मेहता, किसी भी शारदा चिटफंड वाले, कोई भी लगा लीजिए, फ्यूचर मेकर वाले लगा लीजिए, तो ये लोग जो हैं ये भी अंदर जाएंगे, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये कानून के दायरे में नहीं आता है। कानून से जब आगे बढ़कर आप काम करेंगे तो सरकार कभी ना कभी तो आपको कार्यवाही करेगी, क्योंकि जिस दिन लोगों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठानी बुलंद कर दी तो उस दिन इन्हें कोई नहीं बचा सकता। और दूसरी बात, जब सरकार अपनी शाख बचाने पे आएगी, अब जब मध्य प्रदेश सरकार को पता लगेगा कि इस कंपनी के क्रेडेंशियल ये हैं, तो उनको अपनी शाख बचाने की पड़ जाएगी प्रहलाद जी। वो सोचेंगे किस कंपनी को हमने जो है ऑथोराइज कर दिया डाटा सेंटर लगाने के लिए, क्योंकि उनकी शाख भी इनके साथ जुड़ी हुई है। सरकार भी गिर सकती है। नहीं, चलो सरकार नहीं गिर सकती, सरकार की शाख पे दाग तो लग सकता है ना। वो कहेंगे इनको क्यों डाटा सेंटर असाइन किया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी थी, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा ना। किसी ने तो मुख्यमंत्री को मिसलेड किया है ना, चाहे कोई वहाँ का आईएएस अधिकारी क्यों ना हो, कोई बड़ा आईएएस अधिकारी क्यों ना हो, उनके पास तमाम एजेंसीज होती हैं जिससे वो जांच कर सकते हैं। एक एमसीए की वेबसाइट पर जाकर तो देख सकते हैं अभी, हम आप देख सकते हैं, सरकार नहीं देख सकती कि इस कंपनी के क्रेडेंशियल क्या है। तो उनके साथ तस्वीरें खिंचाकर ये लोगों से जो फिशिंग कर रहे हैं, अब इनकी वीडियोस देख लीजिए। हरियाणा में अनिल विज जी क्या आए तो सरकार का हवाला दे रहे हैं। अनिल विज अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आके इनके जो एज डाटा सेंटर जो इन्होंने कहा है, उसमें भी कहा है कि पहला एज डाटा सेंटर, अगर पहला एज डाटा सेंटर 2024 में लगा है तो उससे पहले आप किस बिहाफ पे आप लोगों से जो है इन्वेस्टमेंट लेते रहे। सोचने वाली बात है प्रहलाद जी। आप खुद बोल रहे हैं, मिस्टर संधू का वीडियो हमारे पास है, वो खुद बोल रहे हैं कि मेरा पहला एज डाटा सेंटर है मैं अम्बाला में इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। तो उससे पहले भाई बता दीजिए संधू साहब, अपने लोगों को बता दीजिए भी किस आधार पे आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। दूसरी बात, अगर जहां आप जिस स्टेट में अगर आप डाटा सेंटर खोल रहे हैं ना, तो उस स्टेट से जरूर उस डाटा सेंटर से संबंधित जितनी भी परमिशनें आपके पास हैं तो आप
वेबसाइट पे मेंशन कर दीजिए ना, डाल दीजिए कि हमारे पास ये परमिशन है, ये परमिशन है, ये परमिशन है, ये परमिशन है, डालना चाहिए ना। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, इतने हजारों लोगों से अरबों रुपए इकट्ठा कर चुके हैं। पहले दिन आपकी 1 लाख रुपए की पूंजी थी, आज भी आपका दफ्तर चंडीगढ़ में 1 कोटी में चल रहा है। और एक मजे की बात और बताऊं प्रहलाद जी, नवंबर में कंपनी रजिस्टर कराते हैं जिस एड्रेस पे, उससे 1 महीने बाद वो कोठी किराए पे लेते हैं। अब एमसीए को कैसे पता चल गया भी इनके पास ये कोठी पहले से है? एग्रीमेंट 1 महीने बाद होता है। सो ये ग्राउंड रियलिटी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो कागजात इनके द्वारा फाइल किए कागजात ही बोल रहे हैं ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ उनको पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ के बता रहा हूँ जनता को। हमारा कोई इनसे कोई निजी रंजिश थोड़ी है, बस ये है कि इतने फ्रॉड हो चुके हैं चिट फंड के नाम से। मैं भारत की जनता को बताना चाहता हूँ, उनको अवेयर करना चाहता हूँ समय रहते कि जाग जाइए। हमारी सरकार भी कहती है जागो ग्राहक जागो, और हम भी आप लोगों को कह रहे हैं जागिए। एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको समय रहते जागृत करूं। समय के बाद तो हर कोई बोलेगा कि आपने गलत कर दिया, ये कर दिया। हम आपको समय से पहले जागृत कर रहे हैं प्रहलाद जी। जो भी आपके चैनल के माध्यम से हमारी खबरें सुन रहा है, तो उनको कम से कम सवाल तो पूछें। जब तक आप बेनिफिशियरी होते हैं ना, तब तक आप कुछ नहीं पूछते प्रहलाद जी। आपको लगता है मेरी जेब में 5% हर महीने आ रहा है, भाई मैं क्यों पूछूं, ये कंपनी तो पैसे दे रही है। और उनको ये नहीं मालूम कि पहले 20 महीने तो आपके पैसे ही आपको आ रहे हैं। गाजरी साहब, अक्सर ये देखने को मिलता है कि ऐसी कंपनियों के मालिक लोगों से अरबों खरबों रुपया इकट्ठा कर कर विदेशों में जाकर बैठ जाते हैं। इस कंपनी के मालिकों की कोई आपके पास जानकारी है, या कुछ इस तरह से ये करना चाह रहे हों? देखिए प्रहलाद जी, ये इनका मोडस ऑपरेंडी होता है। अब अगर मैं बात करूं तो आप नीरव मोदी की बात कर लीजिए, विजय माल्या की बात कर लीजिए, और भी जिन लोगों ने चिट फंड किया या घपला किया, जो जिनके माइंड में घपला है, वो पहले से ये प्लानिंग करके रखते हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ में वो पीआर या सिटीजनशिप लेने की होड़ में लगे रहते हैं कि अगर भारत की एजेंसियां एक्टिव होंगी तो अपने परिवार समेत विदेशी धरती पर पहुंच जाएंगे, जहां से उनको भारत सरकार बुला ना सके। और मेरे को भी ये शक है कि ये जो अबाकस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, वो भी अपनी पीआर और सिटीजनशिप विदेशों में लेने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि किसी भी वक्त जब देश की एजेंसियां एक्टिव होंगी तो ये अपनी स्किन बजा के विदेशी धरती पर चले जाएंगे। और जो एमएलएम के लीडर हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो वो ये देखते रह जाएंगे, फंस जाएंगे और सोचते रह जाएंगे कि कब उनके साथ ये सब खेला हो गया कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनके गाढ़े खून पसीने की कमाई उनके खुद के लालच की वजह से उनसे छिन गई। और कुछ शातिर लोग जो हैं, इनका पैसा लूटकर हवाला के माध्यम से विदेशों में भेजकर अपने आप को खुश नसीब महसूस करेंगे और वहाँ भोले वाली जनता के लोगों के पैसे पे ऐश उड़ाएंगे। अब तक की जो जानकारी आपने हासिल की है, जो आपने इन्वेस्टिगेशन की है, जो आपके कागजात के ज़रिए जो जानकारी आपको हासिल हुई है कि अमूमन कितना पैसा इन लोगों द्वारा इकट्ठा कर लिया गया होगा? क्योंकि 1700 करोड़ रुपया अगर मध्य प्रदेश में लगाने की बात चल रही है, उसके बाद हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें और दिल्ली की बात करें, नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह इन्होंने पैर जो अपने फंसाए होंगे या कईयों को ठगा होगा। जी प्रहलाद जी, देखिए ये खुद ही बोलते हैं कि 1700 करोड़ रुपए, अगर हम इनकी फिगर ही मान लें 1700 करोड़ रुपए, तो आम जनता का, तो इनके रिकॉर्ड में तो कितना आया भाई? दिखाए ना रिकॉर्ड अपना, कितना पैसा आया लोगों से, कितना दिखाया। 1700 करोड़ का दावा कैसे किया? एक छोटा सा बैंक अकाउंट खोलना होता है, मोबाइल नंबर ही लेना होता है, सिम कार्ड लेना होता है, तो इतना बड़ी केवाईसी होती है प्रहलाद, इतनी बड़ी केवाईसी, उसके बिना सिम कार्ड इशू नहीं होता, बैंक खाता नहीं खुलता, एफडी नहीं होती, आरडी नहीं होती। वहाँ 1700 करोड़ निवेश करने की बात होती है और कोई केवाईसी नहीं। तो कौन सा अधिकारी है जिसने मुख्यमंत्री को बदनाम कर दिया? कौन है वो?
उसकी जांच तो होनी चाहिए। किस अधिकारी ने मुख्यमंत्री से मिलाया बिना क्रेडेंशियल चेक किए? देखो सरकारें तो बुलाती है ना निवेश करने के लिए, उनको तो ये होता है कि अच्छी अच्छी कंपनियां आएंगी हमारे राज्य में निवेश करेंगी तो उनकी जो जनता है उनको रोजगार मिलेगा। अब ऐसा थोड़ी होगा कि माफ कीजिएगा भी एक डाटा सेंटर जो फर्जी डाटा सेंटर है वो लगाने की बात हो रही है और उसके नाम पर ही उसकी स्टेट के बहुत से लोग, हजारों लाखों लोगों का जो काड़े खून पसीने की कमाई है लूट के ले जाएंगे। हाँ, मैं यही तो बात सरकार भी कहीं ना कहीं अपने माथे पे हाथ मारेगी जब वो जागेगी। इसी बात पर आ रहा था मैं कि एक फोटो के माध्यम से किसी हमने TR सरंगल जब उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि एक अधिकारी के साथ जब किसी की कोई फोटो होती है तो उसका बहुत दूर तक इम्पैक्ट जाता है, और यहाँ तो CM के साथ फोटोएं खिंचवा के उनको वेबसाइट पर डाला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, उनको पूरन तक कैश किया जा रहा है। उनके नाम पर ग्रुपों में फोटो डालकर देखिए जी मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं। अब मुख्यमंत्री उनके साथ थोड़ी, मुख्यमंत्री को तो ये लगता है कि एक जेन्युइन कंपनी है तो उनके राज्य का विकास करेगी। अब ये थोड़ी कि पता है कि विकास नहीं विनाश करने आ रही है। अब जब उनको पता लगेगा कि विकास नहीं ये तो विनाश का मॉडल था, तब उनकी नींद खुलेगी। जब नींद खुलेगी तो कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। दुर्गेश गाजरी जी ने बहुत सटीक जानकारी आज हमारे साथ साझा की है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जागरूक होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।